तो यूपी और पंजाब का सबसे भरोसेमंद और सबसे पहला चुनावी बुलेटिन आप देखेंगे एक बिल्कुल अलग अंदाज में। हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल कभी भी बच सकता है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के बड़े फैसले के बाद कल जाएंगे वाराणसी, अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित और सबकी नजर इस बात पर होगी कि नोटबंदी को लेकर जीत का वो क्या मंत्र देंगे। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। वाराणसी में मोदी देंगे जीत का मंत्र, काशी के कार्यकर्ताओं से करेंगे नोटबंदी पर बात। काशी में जीत का क्या है पीएम प्लान? इसी जगह पीएम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। नोटबंदी के बाद पीएम का ये पहला दौरा है और विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले का आखिरी भी। पीएम यहां डिरेका ग्राउंड में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अपना प्लान बताएंगे। वाराणसी जिले में तो विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, लेकिन पीएम अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रोहनिया, सेवापुरी, वाराणसी नॉर्थ, वाराणसी साउथ और वाराणसी कैंट विधानसभा सीट के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इन 5 सीटों पर कुल 1718 पोलिंग बूथ हैं। अभी इन 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी और 2 पर एसपी का कब्जा है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले पीएम 40 मिनट तक बीएचयू में रहेंगे, जहां वो संस्कृति विभाग के समारोह में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा कबीर नगर में हेरिटेज लाइटिंग का मुआयना करेंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे, क्राफ्ट म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग सेशन रहेगा, जिसमें पूरा रिहर्सल माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से संबंधित जो है वो रहेगा और इसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। यूपी में जीत का मंत्र तो मोदी देंगे ही, लगे हाथों नोटबंदी को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब कार्यकर्ताओं को किस तरह से देना है, इसके बारे में भी बताएंगे। वैसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि नोटबंदी से बीजेपी को नहीं बल्कि उन्हें यानी अखिलेश को फायदा होने वाला है। वाराणसी से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वाराणसी दौरा कितना अहम होगा, तब जबकि वाराणसी पूर्वांचल की राजधानी माना जाता है। आइए जरा आपको पूर्वांचल का हम चुनावी गणित समझा देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि ये इलाका जो है ये किस तरह का है। पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो बता दें, इस इलाके में कुल 28 जिले हैं। पूर्वांचल का ये इलाका और यहाँ पर 34 सीटें हैं, लोकसभा की 34 सीटें। इलाके में 170 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर सभी पार्टियों की नजर है, खासतौर पर बीजेपी की। 2012 में एसपी को 108 सीटें मिली थी, एक बम्पर जीत जिसमें इस क्षेत्र का खासा योगदान था। 2012 में बीजेपी को सिर्फ 17 सीट यहाँ पर मिली थी, लेकिन इस बार इस गणित को पलटने की तैयारी में बीजेपी। 2014 में बीजेपी 137 पर आगे रही थी यहाँ पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी लहर थी। 2014 में समाजवादी पार्टी सिर्फ 12 सीटों पर आगे थी। अब इसे बदलने की तैयारी में होगी समाजवादी पार्टी। और इस बीच अगर पूर्वांचल जिले की हम बात करें तो हम बता दें कि पूर्वांचल इलाके में ही देवरिया जिला पड़ता है और यहां पर समाजवादी पार्टी के कुनबे में विद्रोह हो गया है। अखिलेश का ही एक सिपाही अब बगावत करने पर उतर आया है, लेकिन क्या नेताजी अपनी पार्टी का ही खेल बिगाड़ देंगे? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 1 2 3 4 5 6 7 गिनते जाइए। आप गिनते गिनते भले ही थक जाएं, लेकिन गाड़ियों के काफिले की ये तस्वीर नहीं थमने वाली। शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं पूर्वांचल के देवरिया जिले की और अगली गाड़ी पर हाथ जोड़े चल रहे नेताजी का नाम है गिरेंद्र यादव। गिरेंद्र जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने इनकी दावेदारी पर पानी फेर दिया। अब गिरेंद्र शक्ति प्रदर्शन के जरिए पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। पार्टी की बगावत करने की बात नहीं है, जनता की हक के लिए, बरहज की लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमको पार्टी से टिकट मिले या न मिले, समाजवादी पार्टी के हम लोग अखिलेश के अनुयायी हैं और अखिलेश यादव ने टिकट दिया तो हम उनके बैनर तले लड़ेंगे, अन्यथा हम निर्दल चुनाव लड़ेंगे। गिरेंद्र का आरोप है कि जिस गेंदालाल को यहां से टिकट दिया गया है वो पार्टी के वफादार नहीं हैं। गिरेंद्र के मुताबिक गेंदालाल पहले यहां के विधायक रह चुके बीएसपी नेता राम प्रसाद के करीबी हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार का विरोध किया था। बरहज विधानसभा सीट से 2012 में एसपी के प्रेम प्रकाश चुनाव जीते थे, तब उन्हें 65,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि हारी हुई बीएसपी प्रत्याशी रेणु जायसवाल को 53,000 वोट मिले थे।
मौजूदा विधायक प्रेम प्रकाश जमीन हड़पने के विवाद में फंसे हैं, इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काटा है। लेकिन खुद को अखिलेश का समर्थक बताने वाले मौजूदा जिला पंचायत सदस्य गिरिंद्र यादव ने बगावत का बिगुल बजाकर साइकिल को पंक्चर करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। तो ये देवरिया जिला जहां अखिलेश की पार्टी का एक सिपाही जो है वो बागी हो गया है, जरा उसका गणित आपको जल्दी से हम समझा देते हैं। देवरिया जिले का चुनावी गणित क्या कहता है, तस्वीर आपके सामने। इस जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। बरहस सीट पर पिछली बार समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। मौजूदा विधायक प्रेम प्रकाश का टिकट कट गया है। यहां पर आपको बता दें, बरहस सीट पर 2002 में निर्दलीय और 2007 में बीएसपी ने जीत का झंडा लहराया था। बीएसपी ने मुरली मनोहर जायसवाल को उतारा। तो ये देवरिया जिले का गणित जो कि हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के भीतर विद्रोह के ये सुर जो देवरिया जिले में जरा सुनाई दिया, वहीं दूसरी ओर आजम खान जो कि शहरी विकास मंत्री भी हैं, वो बीजेपी की नोटबंदी के फैसले से बड़े परेशान हैं और आज रामपुर में उन्होंने इस बात को आवाज भी दी, बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि नोटबंदी के फैसले के बाद चुनाव लड़ने के लिए उनकी पार्टी के पास पैसे भी नहीं है। चुनाव पर प्रभाव तो बहुत जबरदस्त पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी, प्रभाव तो पड़ेगा। नोटबंदी की वजह से आजम खान यूपी में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लगे हाथ आरोप भी लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए पीएम ने नोटबंदी का ऐलान किया, लेकिन आजम अब इस बात से परेशान है कि उनकी पार्टी यूपी में चुनाव कैसे लड़ेगी। नोट भी तो दें, पहले हमारे पैसे बैंकों से तो दें, चुनाव लड़े कैसे? बताओ, जितना परमिशन दी है इलेक्शन कमीशन ने चुनाव में पैसा इस्तेमाल करने की, वो पैसा तो दें। कहां से लड़े चुनाव? उनके लोगों को तो मालूम हो गया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव हराने के लिए सरकार, हमारी सरकार का पूरे देश को दांव पे लगा दिया। है ही नहीं, चुनाव लड़ने को पैसा ही नहीं है हमारे पास। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार अधिकतम 16 लाख रुपए खर्च कर सकता है। नामांकन भरते समय उम्मीदवार को 10,000 रुपए जमानत के तौर पर जमा कराने होते हैं। अभी हफ्ते में कैश लिमिट 24,000 रुपए निकालने की है। चुनाव लड़ने के लिए कोई अलग से नियम अभी तक नहीं आया है। 30 दिसंबर के बाद सरकार कैश लिमिट सामान्य कर सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को ज्यादा दिक्कत तब शायद नहीं होगी। लेकिन आजम अभी से बेचैन है। वैसे आज उन्होंने अखिलेश को 2024 के लिए पीएम भी घोषित कर दिया। और आज तुमसे दिल की बात कहकर मीडिया के ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला को अगर अगली बार उत्तर प्रदेश का वजीर आला बनाते हो तो उससे अगली बार इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाएंगे। पार्टी ने अभी भले अखिलेश को औपचारिक रूप से सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया है, लेकिन आजम ने अखिलेश के पक्ष में अपने पत्ते खोलकर शिवपाल को सदमा जरूर दे दिया है। अब बस देखते जाइए आजम का ये बयान पार्टी में क्या गुल खिलाता है। तो नोटबंदी से आजम खान क्यों डरे हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। आपको बता दें, आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं चुनावी बुलेटिन, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय। और उत्तर प्रदेश, पंजाब और इसके साथ ही अगले साल 5 विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, अगर वहां के आप मतदाता हैं तो ये बुलेटिन आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां मिलने वाली है हर छोटी बड़ी खबर आपको, जिससे आप वोटिंग के दिन कर पाएंगे सही फैसला। बढ़ते हैं आगे। पीटीआई न्यूज एजेंसी, जिसे अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यूपी में जाति की राजनीति का वक्त खत्म हो गया है, ये बड़ी बात उन्होंने कही। इतना ही नहीं, विकास और नोटबंदी से परेशानी बड़ा मुद्दा है जिसे चुनाव में उठाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा इन्हीं दोनों मुद्दों के दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये बड़ी बात है। नोटबंदी के बाद बाकी मुद्दे पीछे छूट गए हैं, ऐसा मानना है अखिलेश यादव का। परिवार में विवाद की बात भी बहुत पीछे छूट गई है। अब समाजवादी पार्टी की फूट नोटबंदी के बीच किसी को याद नहीं, बीजेपी बीएसपी पर किसी को यकीन नहीं, कह रहे हैं अखिलेश यादव। और कांग्रेस से समझौता हुआ तो मानते हैं कि 300 सीटें
मिलेंगी इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश की सियासत में। कांग्रेस से समझौते के बारे में हालांकि अखिलेश यादव ये भी साफ कर रहे हैं कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जरा आपको यहां पर हम ये बताते हुए चलें कि बहुत जरूरी है अखिलेश यादव के लिए कि मुस्लिम वोटों को वो टूटने से रोक सके, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मुस्लिम वोट नहीं टूटते हैं, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी का, तो फिर मुस्लिम वोट एक साथ रहेंगे, समाजवादी पार्टी को उम्मीद रहेगी, वरना उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर बहन जी की हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव अगर आते हैं तो सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, गड़े मुर्दे उखाड़कर उनको मुद्दा भी बनाया जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला यूपी विधानसभा में। विधानसभा में विरोध प्रदर्शन, लहराते पोस्टर, लगते नारे। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हुए नेता, विधानसभा से बड़ा हुआ चुनावी मुद्दा। यूपी विधानसभा में मौका था अंतरिम बजट पेश करने का, लेकिन विपक्ष के विधायकों को आम जनता के खर्चे से ज्यादा चुनाव की चिंता थी। आजम खान के खत्म हो चुके मामले को मुद्दा बनाकर बीजेपी और बीएसपी विधायक विरोध प्रदर्शन पर उतर आए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को चुनौती दे डाली। सफेद पोस्टर लिए बीजेपी विधायक बुलंदशहर रेप पर टिप्पणी करने के मामले में आजम खान के इस्तीफे की मांग की। सीएम अखिलेश जैसे ही अंतरिम बजट पेश करने के लिए खड़े हुए, बीजेपी और बीएसपी विधायकों ने और तेजी से नारे लगाने शुरू कर दिए। जहां बीजेपी आजम खान का इस्तीफा मांग रही थी, वहीं नीला पोस्टर लिए बीएसपी विधायक कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को ही बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर हंगामा कुछ शांत हुआ, लेकिन जैसे ही आजम खान बोलने के लिए खड़े हुए, हंगामा और बढ़ गया। दरअसल बुलंदशहर रेप मामले में टिप्पणी करते हुए आजम खान ने उसे राजनीतिक साजिश बताया था, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक में माफी मांगनी पड़ी थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन बीजेपी और बीएसपी से मुद्दा बनाकर चुनाव में जाना चाहते हैं। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इस मुद्दे का चुनाव में किसको कितना फायदा होगा। तो यूपी विधानसभा में हुए हंगामे की ये तस्वीरें आपने देखी। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय, सबसे पुख्ता चुनावी बुलेटिन। और जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का चुनावी बिगुल बजेगा, सबसे पहले तारीखें भी हम आपको बताएंगे यहाँ एबीपी न्यूज पर। और इसके साथ ही आपको बता दें, आपके इलाके में जब भी हो चुनाव, आप जरूर डालने जाए वोट, और आप जागरूक और सही तरह से वोट डालें। इसके लिए हमारा ये चुनावी बुलेटिन देखते रहिए। यूपी और पंजाब में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव आते ही हर नेता गरीबी को मुद्दा बनाकर चुनावी बिसात बिछाने लगता है, और इसी क्रम में राहुल गांधी गुजरात पहुंचे और गरीबी के नाम पर नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। तो गरीबों के नाम पर ही उमा भारती ने भी पलटवार कर दिया। राहुल जी, तुम आगे बढ़ो। सोनिया गांधी, गुजरात के मेहसाणा में हुई राहुल की ये रैली क्या यूपी और पंजाब में कांग्रेस के काम आएगी? क्या गुजरात की ये भीड़ राहुल को यूपी और पंजाब में जीत दिलाएगी? इस सवाल का जवाब तो वक्त बताएगा। फिलहाल राहुल ने गरीबों का नाम लेकर एक बार फिर नोटबंदी के बहाने मोदी पर हमला किया है। डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य, गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। 99% ईमानदार लोगों से पैसा खींचो, 1%
अमीर लोगों को 50 परिवारों को सींचो, ये है लक्ष्य नोटबंदी का। जिस वक्त राहुल गुजरात में मोदी पर हमले कर रहे थे, उसी वक्त यूपी के झांसी में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने राहुल पर पलटवार किया। असल में राहुल को पूरी प्रॉब्लम यह है कि मोदी जी अच्छे कपड़े क्यों पहनते, क्योंकि गरीब आदमी के घर में पैदा हुए व्यक्ति को अच्छे कपड़े नहीं पहनना। राहुल को लगता है कि अच्छा लाइफ स्टाइल और अच्छे कपड़ा जो है वो एक क्रीमी लेयर ऑफ द सोसाइटी जो इस देश में है सिर्फ उनका अधिकार है। कांग्रेस की परंपरा रही है कि लोगों को गरीब बनाए रखो, गरीबी के नाम पर वोट मांगो। तो यूपी और पंजाब से जुड़ी हर चुनावी खबर के लिए, हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप जरूर देखिए हर शाम 6:30 बजे हमारा सबसे पहला, सबसे तेज और धारदार चुनावी बुलेटिन।